नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। कोरोना वायरस की महामारी के उपचार को लेकर दुनिया में अब तक भले ही कोई दवाई नहीं मिल पाई, लेकिन हमारे भारत देश में प्राचीन आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में इसका उपचार पहले से मौजूद है। हालांकि ये वैश्विक आपदा घोषित होने की वजह से WHO की गाइडलाइन से ही भारत में एलोपैथी उपचार करना पड़ रहा है। इसलिए सरकार द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर आयुर्वेद उपचार के लिए भी कोई स्वीकृति नहीं दी गई है। लेकिन आपको बता दें कि अगर आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के कुछ नुस्खे अपना लिए जाए तो कई हद तक न सिर्फ कोरोना वायरस से बचा जा सकता है, बल्कि संक्रमित युवक या व्यक्ति का उपचार भी संभव है। केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा 2 अप्रैल को यह दावा किया गया कि आयुर्वेद पद्धति से कोरोना का उपचार संभव है। इसी को लेकर जयवर्धन द्वारा पड़ताल की गई। देखिए विजय शर्मा की यह खास रिपोर्ट। कोरोना महामारी से संपूर्ण विश्व जूझ रहा है। भारत में भी यह बहुत बढ़ गया है। हमारे राजसमंद में भी बाहर के प्रवासी आने से राजसमंद में भी यह स्थिति अब 132 पॉजिटिव मरीजों के साथ में भयावह होती जा रही है। ऐसे में अभी तक पूरे विश्व के वैज्ञानिक लगे हुए हैं इसके वैक्सीन को तैयार करने में, लेकिन अभी तक कोई कारगर उपलब्धि नहीं मिल पाई है। ऐसे में हमारी सावधानी ही हमारे लिए बचाव का एक जरिया है। ऐसे में हमारे देश की प्राचीन चिकित्सा प्रणाली आयुर्वेद प्रणाली में हम क्या क्या सावधानी रख सकते हैं, इसको लेकर के जिला आयुर्वेद विभाग के उपनिदेशक श्री वीरेंद्र जी महात्मा से हम जानेंगे कि आयुर्वेद में हम इस बीमारी से लड़ने के लिए क्या क्या सावधानी रख सकते हैं, घरेलू स्तर पर हम क्या उपचार कर सकते हैं, इसको लेकर के हम बात करेंगे। सर नमस्ते। नमस्कार। हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद में कोरोना की बीमारी को लेकर के कितनी भयावहता है, क्या आपकी नज़र में कितना डरना चाहिए, कैसे इसकी सावधानी हो सकती है, इसको लेकर के आप हमें बताएं। देखिए, ये एक अदृश्य वायरस है और ये वायरस मुख्य रूप से श्वसन संस्थान के ऊपर अपना अटैक करता है, श्वसन संस्थान के अंगों को डैमेज करता है, श्वास लेने में तकलीफ करता है, खांसी इत्यादि के लक्षण रोगी में पाए जाते हैं। और चूंकि इसका संक्रमण बहुत तीव्र गति से होता है, इसलिए इसकी वजह से महामारी के रूप में आज पूरा विश्व त्रस्त है। भारत में भी जो बाहर से लोग आए उनके द्वारा ये संक्रमण भारत के अंदर, जो प्लेन से आए अपने भारत में, उनके द्वारा यहाँ भारत में फैला और फैलने के बाद में प्रथम महानगरों में, और महानगरों से जो प्रवासी लोग जो अपने काम धंधे के लिए बाहर जाते हैं, वो जब वहाँ से काम धंधे लॉकडाउन में बंद हो गए और वो अपने गाँव में आए तो वो रोग को आज छोटे छोटे गाँवों तक लेकर आ गए। आज बड़ी भयावह स्थिति है, क्योंकि इस महामारी से मरने वालों की संख्या का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इस वजह से चूँकि पूरे विश्व के अंदर किसी भी चिकित्सा पद्धति के पास में इसका कारगर इलाज नहीं है, ऐसी स्थिति में हमारी भारतीय चिकित्सा विज्ञान आयुर्वेद के माध्यम से हम इसके ऊपर बहुत हद तक नियंत्रण पा सकते हैं। किस तक रहता है अभी तो जैसे कि समाचार पत्रों में और वैज्ञानिकों के द्वारा लेकर के बताया गया है कि उसका संक्रमण काल 1 दिन से 14 दिन के बीच में है। इसीलिए 14 दिन क्वारंटाइन सेंटर में रखते हैं। और उसके बाद में किसी पेशेंट के अगर इस प्रकार के उसमें सिम्टम्स नहीं पाए जाते हैं तो उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। जैसे आयुर्वेद में इस तरह के किसी वायरस में का इलाज है, पहले भी इस तरह की कोई महामारियाँ हुई हो जिसका आयुर्वेद में उपचार हो? ऐसा है बंधु कि पूरे विश्व के अंदर ये जो चिकित्सा पद्धति है, इन जिन आचार्यों ने इस चिकित्सा पद्धति का विवेचन किया, उनको बनाया, लिखाया, उस वक्त उन्होंने किसी भी लोभ के बिना या किसी भी सैलरी के बगैर विश्व के कल्याण के मात्र से उन्होंने इन ग्रंथों की रचना की। और उन ग्रंथों के अंदर जो चीज़ वर्णित है वो एक ने सैकड़ों बार परीक्षित है, इसलिए उसके ऊपर संदेह करना बिल्कुल व्यर्थ है। आयुर्वेद के अंदर जो वायु
जनित रोग हैं उनके ऊपर नियंत्रण करने के लिए वायु को शुद्ध करने के उपायों में सबसे बड़ा उपाय यज्ञ करना और वायु प्रदूषण से मुक्त करने के लिए लोबान, गुगुल, चंदन इस प्रकार के द्रव्यों का घरों के अंदर धूप देना जिससे कि वायु के अंदर संक्रमण हो वो मर जाता है। ये हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति के अंदर इस प्रकार का वर्णन पाया जाता है जो आज के सैनिटाइज से लगभग मिलता हुआ है। सैनिटाइज एक निश्चित सीमा तक ही कर पाता है, लेकिन वायु कणों को पूरे को सैनिटाइज करने का जो काम हमारे धूपन क्रिया के माध्यम से किया जा सकता है उसका कोई मुकाबला नहीं। एक सुन रहे हैं कि रामदेव जी का काढ़ा एमपी में कुछ रोगियों पर आजमाया गया तो उसमें काफ़ी हद तक कामयाबी मिली। तो इस तरह का कोई काढ़ा भी आयुर्वेद में अपन बना सकते हैं या इस तरह की सफलता मिलती है? मुख्य रूप से देखिए कि जिन व्यक्तियों की शरीर सौष्ठव और जिनका रोग प्रतिरोधक क्षमता जिनकी अगर विकसित है, अच्छी है, या जिन्होंने उसको बनाए रखने के लिए पूरी व्यवस्था कर रखी है, उनको दूसरा संक्रमण किसी भी प्रकार का लगने के बावजूद भी उसके अंदर इतने अधिक हानियां उसके शरीर में नहीं हो पाती। रामदेव जी निश्चित रूप से आयुर्वेद का और योग का जो आज प्रचलन पूरे विश्व के अंदर हुआ है उनके आधारभूत स्तंभ है। मैं उनको नमन करता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि इस प्रकार की कोई रोग पहले था ही नहीं तो उस रोग की चिकित्सा हो जाए ये बात नहीं है, लेकिन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के माध्यम से देखा जाए कि जहाँ किसी को खांसी होती है, गले में सांस लेने में तकलीफ होती है, या वो संक्रमित होने वाले व्यक्ति दुर्बल हो जाता है, ज्वर से पीड़ित हो जाता है, ऐसी स्थिति में उसको अगर आयुर्वेदिक औषधियाँ जो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को वृद्धि करती है जिससे कि हम रोगी होते हुए भी उसको हम झेल लें और वो हमारे को मृत्युकारक स्थिति में न जाने दे, वो चीज़ें बहुत सारी है जिसमें च्यवनप्राश है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत डेवलप करता है। गिलोय है वो एक तरह से उसका नाम आचार्य ने अमृता रखा है, अमृत के समान हमारे शरीर में जाने के बाद में जो फायदा करती है वो गिलोय है। इसके अतिरिक्त हमारे दैनिक जीवन में, हमारे घर में, हमारे रसोई घर में ऐसी बहुत सारी औषधियाँ हैं जिनको हम खाने के रूप में निरंतर प्रचुर मात्रा में प्रयोग करते हैं। उनका प्रयोग इस वक्त कोरोना के इस संक्रमण काल के अंदर किया जाए तो बहुत ही अच्छे लाभ हमारे को मिले हैं और आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने भी उसको एक्सपेक्ट किया है और उनकी गाइडलाइन मिली है, और जिसमें काली मिर्च, लौंग, दालचीनी और सौंठ, या तरल रूप में अपन लेवें तो अदरक, सूखा हुआ वो सौंठ होता है, जो गीला होता है वो अदरक होता है, तुलसी पत्र, और इन सब चीज़ों को कूट पीस करके और निश्चित मात्रा के अंदर उबाल करके और उसमें गुड़ मिला करके उसका अगर क्वाथ बनाया जाए, काढ़ा बनाया जाए तो हमारी गले की श्लेष्मिक कला और श्वसन संस्थान को बहुत मजबूत बनाता है, उसमें किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन को होने नहीं देता। तो इस प्रकार के प्रयोग, इन्हीं चीज़ों से मिलने जुले प्रयोग यदि अगर कोई व्यक्ति इस संक्रमण काल में करता है तो रोगग्रस्त होने के बावजूद भी उसकी संक्रमण की अवधि कम होकर के जल्दी से वो ठीक होता है। एक सुनने में आ रहा था कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो ये वायरस खत्म हो जाएगा, लेकिन भारत में जैसे अभी भी इसका प्रकोप बढ़ ही रहा है। कुछ मात्रा में ठीक होने की गति बढ़ी है, लेकिन क्या अब जैसे ठंड आ जाएगी या बारिश आ जाएगी, बारिश के बाद में ठंड बढ़ेगी, तो क्या आप मानते हैं कि ये वायरस आगे भी है जो दिक्कत करेगा या कम्प्लीटली ये चला जाएगा? आपका क्या मानना है? ऋतुओं के अनुसार रोग होना एक स्वाभाविक बात है, और ग्रीष्म ऋतु के अंदर कफज रोग नहीं होते हैं। अभी वर्तमान में ग्रीष्म ऋतु है और ये वायरस कफज रोग की उत्पत्ति का सहायक है। अच्छा। तो इसलिए इसमें कमी होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन चूंकि वायरस के बारे में निरंतर शोध हो रही है, उन शोध में आया कि कहीं कहीं तो वायरस संक्रमित व्यक्ति के अंदर कोई लक्षण ही प्रकट नहीं होता है, बिना लक्षण के वायरस नजर आ रहा है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है।
किसी को खांसी हो जाए, बुखार आ जाए, उसका टेम्परेचर ले ले, फिर भर्ती कर दे, फिर उसका चेक करें, तो बात समझ में आती है। किसी को कुछ भी नहीं हुआ, बावजूद उसका पॉजिटिव करवाया और उसके लेकर के कोविड-19 आ गया, तो वो व्यक्ति तो वो हैरान तो है जो है, लेकिन सभी चिकित्सा विज्ञान वाले भी हैरान हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ये प्राकृतिक वायरस नहीं होकर के कृत्रिम तरह से किसी ने बनाया हो, ये भी अफवाहें चल रही है। आपका क्या मानना है इस पर? देखिए, वायुजनित जो भी रोग हैं वह कृत्रिम भी हो सकते हैं। वर्तमान में विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि हमारे निर्माण के साथ विनाश की जितनी भी संभावनाएं वो हम देख रहे हैं। इस वजह से इसे मना नहीं किया जा सकता कि ये वायरस कृत्रिम हो, लेकिन जो भी है, यह चूंकि विश्व रूप में आज इतने अधिक महामारी के रूप में इतने देशों को संक्रमित करने वाला एक पहला रोग है, जो कि प्लेग के बाद में अभी इन दिनों के अंदर ये नजर आया है। इस वजह से इस महामारी के ऊपर तो ये कोई चीज अभी फाइंड आउट, अब कुछ समय पहले उसमें यह था कि खांसी होती थी, बुखार आता था, अभी वापस आए कि उसमें ये भी नहीं हो रहा है। और भी कोई चेंजेस आ सकते हैं, निरंतर इसके अंदर गतियां आ रही है। इसलिए मौसम के अनुसार अगर वो समाप्त हो जाए या उसके संक्रमण कम हो जाए, ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी तक उसकी चिकित्सा नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोना, दूर रहना, 1 मीटर से पहले उसका संक्रमण हमारे शरीर में नहीं होता है। यदि किसी व्यक्ति को संक्रमित हो गया है तो उसका ठीक इलाज करें, क्योंकि कोई ऐसी निश्चित टीका या मेडिसिन नहीं है, तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता आयुर्वेद चिकित्सा से अब आपको एक बात बताऊं, एक बहुत बढ़िया चीज़ हमारे रसोई घर के अंदर हमेशा उपलब्ध होती है, जिसे हम हल्दी कहते हैं। और हल्दी का प्रयोग हम मसालों के रूप में करते हैं, लेकिन इस कोविड-19 के अंदर गोल्डन मिल्क यानी दूध के अंदर 1 चम्मच हल्दी मिलाने के बाद उसका जो कलर गोल्डन हो जाता है, उस हल्दी का निरंतर सुबह शाम दूध में मिला करके, गर्म दूध में यदि अगर सेवन किया जाए, तो हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ एंटीबायोटिक प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर में मिलेगी, और निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति को गले के रोगों से बहुत ज़्यादा। इसके साथ साथ योगा करते हैं, जो प्राणायाम करते हैं, जो श्वसन संस्थान को ठीक करने के लिए भ्रामरी प्राणायाम का प्रयोग करते हैं, उन लोगों को विशेष सपोर्ट मिलता है। मैं आपको इस छोटे से उदाहरण के द्वारा ये बात समझाने की कोशिश करूंगा कि जिससे कि इन लोगों को ये भ्रांतियां खत्म हो। एक मटका होता है, उस मटके के अंदर लगातार घी तेल भरा जाए, तो उसके बाद में उस मटके को अगर उसमें पानी भरोगे और उसको जब अपन खाली करेंगे तो उसमें एक बूंद भी पानी नहीं चिपकेगा। इसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता की मटके में घी तेल की तरह लेयर बना दी जाए, किसी भी प्रकार का संक्रमण उस व्यक्ति को नहीं टच कर सकता। ये मेरा मानना है। आयु विज्ञान, आयुर्वेद आयु का विज्ञान है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक हमारी दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, कैसे उठना, कैसे खाना, कैसे रहना, जिसका एक निश्चित एक वैज्ञानिक प्रमाणिक जो हमारे को बताया जाता है। छोटी सी सलाह दें हमारे दर्शकों के लिए कि वास्तव में अभी लॉकडाउन भी चल रहा है, ज़्यादातर लोग घर पे ही हैं, तो वो क्या क्या सावधानियां रखें। एक तो जैसे आपने बताया योग, व्यायाम, और काढ़े में भी जो जिनको बीमारी नहीं है लेकिन रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए क्या क्या काढ़े में क्या क्या करें, वो डेली यूज करें, जो आप संक्षेप में बता दीजिए। वैसे तो कोरोना वायरस के रोकथाम और उन लोगों को लिए हमारी जो गाइडलाइन मिली थी, उसमें राजसमंद जिले के अंदर 18,000 पैकेट 100 ग्राम के बना करके हमने वितरित किए, जिसमें विधि भी लिखी हुई थी। उसमें बहुत सारी औषधियाँ थी जिनका क्वाथ बनाकर अगर 3 दिन तक लगातार कोई व्यक्ति सेवन करता है तो उसका इफेक्ट 1 ऋतु तक रहता है। लेकिन इसके बावजूद भी, जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि स्नान करने के पश्चात सरसों का तेल नासिका से लेकर के और खींचे, गले के अंदर घी का कुल्ला करें, थोड़ी देर अपने मुंह में रखें, उसके बाद में उसको फेंक दे। घर में कोई संक्रमित व्यक्ति है उसका पूर्ण रूप से ध्यान रखें, उसको आइसोलेट करें, उसको डॉक्टर को दिखाएं। साबुन से हाथ धोना, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, ये बहुत ज़रूरी है। और इसके अतिरिक्त ये जो फास्ट फूड, ये जंक फूड, ये बासी खाने, ये हमारे फ्रिज में रखे हुए जो थ्रोट इन्फेक्शन करते हैं, आजकल जो ट्रेंड चल गया है खाने के बाद में आइसक्रीम खाने का, वो बिल्कुल गलत है, स्वास्थ्य के प्रतिकूल है।
इस प्रकार का खाना निषिद्ध है। इन प्रकारों को बच्चों को और घर में लेकर के अपन उनको रोक सकते हैं, उनको समझा सकते हैं। और गर्म खाना, समय पे खाना, और घर में रखी हुई ये वस्तुएं हैं, दालचीनी, काली मिर्ची, लौंग, अदरक, तुलसी पत्र, इनका काढ़ा बना करके पिएं। दूध में हल्दी डाल करके पिएं। च्यवनप्राश संभव हो तो च्यवनप्राश लेवें। गिलोय का अगर आपको कहीं उपलब्ध हो जाए तो उसका काढ़ा बनावें या रस बना सकते हैं, उसका चूर्ण बना करके शहद में ले सकते हैं। किसी भी रूप में वो शरीर में जाएगा, निश्चित रूप से वो फायदा करेगा। आयुर्वेदिक हाइजीनिक तरीके से जीवन जीने का अभ्यास करें, सभी को करना पड़ेगा, चाहे कोई डॉक्टर है, चाहे राजनेता है और चाहे सामान्य व्यक्ति है। ये इसमें किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं है कि वो व्यक्ति अगर संक्रमित कौन होगा जो जितना अपने शरीर को ध्यान रखेगा और जितना अपने शरीर को दिनचर्या ऋतुचर्या में ढाल करके रखेगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि आयुर्वेद की विधाओं को अपनाता रहे, तो व्यक्ति इस कोरोना महामारी से भी बचेगा और भारत भी बचेगा। बहुत